Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are fine and everything's are going well. तो हमने अपने लास्ट वीडियो में वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया था, ओके जिसमें हमने कुछ नेचुरल वेक्टर्स और कुछ आर्टिफिशियल वेक्टर्स की बात की थी, ओके जैसे कि नेचुरल वेक्टर में हमने प्लाज्मिड की बात की थी और इसके अलावा हमने नेचुरल वेक्टर के अंदर बैक्टीरियोफेज की बात की थी, ओके एंड अगर हम बात करें आर्टिफिशियल वेक्टर की तो आर्टिफिशियल वेक्टर में हमने PBR322 की बात की थी और इसके अलावा हमने PUC19 की बात की थी। ठीक है, दिस टू आर द आर्टिफिशियल वेक्टर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था एंड दिस टू आर द नेचुरल वेक्टर्स जिसके बारे में हमने बात की थी। आज की क्लास में भी हम एक नेचुरल वेक्टर के बारे में बात करेंगे जो कि है आपका एग्रोबैक्टीरियम टमीफेशियंस। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो व्हाट, इट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल वेक्टर। ठीक है, ये भी एक नेचुरल वेक्टर है जो कि आपको नेचर में दिखाई देने को मिलेगा और ये जो आपका बैक्टीरिया है इसका जो प्लाज्मिड होता है जिसको हम टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं वो भी किसकी तरह वर्क करता है, एक वेक्टर की तरह वर्क करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं एग्रोबैक्टीरियम टमीफेशियन की। तो ये जो है सॉइल में पाए जाने वाला एक बैक्टीरिया है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की वजह से आपके जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एक डिजीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीज़। ठीक है, क्राउन गॉल डिजीज़। इस डिजीज़ में होता क्या है कि प्लांट्स के स्टेम के ऊपर आपको इस तरीके के ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर। तो इस तरीके के ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं जब ये सॉइल बैक्टीरिया डाइकॉट प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है तो उनके स्टेम पे ऐसे ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ओके। अब ये इन्फेक्शन क्यों होता है, ये इसलिए क्योंकि ये जो आपका सॉइल बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम टमीफेशियन, इसके पास एक जीन है जिसको हम गॉल प्रोड्यूसिंग जीन बोलते हैं या टीडीएनए बोलते हैं। ओके, और ये डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड जिसको बोला जाता है। अब इसके प्लाज्मिड के अंदर ये जो जीन प्रेजेंट है, जब ये जीन ट्रांसफ़र होता है प्लांट्स के अंदर तो क्या करता है, वो प्लांट्स के अंदर इस तरीके का ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देता है। ओके, अब ये जो टीआई प्लाज्मिड है ये इसको भी हम किसकी तरह यूज़ करते हैं, एक नेचुरल वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं। ओके, किसके अंदर, हायर प्लांट्स के अंदर हम इस टीआई प्लाज्मिड को नेचुरल वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कहाँ यूज़ करते हैं हम इसको एज अ वेक्टर की तरह, ज़्यादातर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी हम इस एग्रोबैक्टीरियम टमीफेशियंस के टीआई प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके। किस तरीके से काम होता है देखिए, इसके मैकेनिज्म के ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये आपका क्या है, ये है आपका प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल का अपना जीनोम होगा, अपना डीएनए होगा। तो आपका प्लांट सेल का लेट से ये जो ग्रे आपको ब्राउनिश दिख रहा है, दिस इज द जीनोम ऑफ द प्लांट सेल। ओके, और ये आपका बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम टमीफेशियंस द बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का ये जो प्लाज्मिड है ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज द प्लाज्मिड ऑफ द बैक्टीरिया। ओके, इसके अंदर ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये कौन सा रीजन है, ये इसके टीआई प्लाज्मिड या इसके टीआई प्लाज्मिड का या ट्रांसफर डीएनए का रीजन है। और जब ये रीजन पूरा का पूरा ट्रांसफर होता है प्लांट्स के अंदर, देखिए यही रीजन तो ट्रांसफर हुआ है प्लांट्स के अंदर। जब ये रीजन प्लांट्स के अंदर ट्रांसफर होता है और जाके प्लांट्स के जीन के साथ इंटीग्रेट होता है तो फिर क्या करता है, वो इस तरीके का ट्यूमर का फॉर्मेशन प्लांट्स के अंदर कर देता है। समझ आ रही है बातें, ओके। तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया काम करता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इसके मैकेनिज्म के बारे में और डिटेल में हम बातें करेंगे आगे के लेक्चर्स में। अभी चूँकि हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि इसमें जो टीआई प्लाज्मिड है विच इज़ अ वेक्टर, उसके अंदर जो ट्रांसफर डीएनए रीजन है वो रिस्पॉन्सिबल है डिजीज़ कॉज करने के लिए। चलिए इसके प्लाज्मिड का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखिए, ये रहा टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, अगर टीआई प्लाज्मिड की बात करें तो इसके अंदर देखिए ये रीजन लेफ्ट बॉर्डर से लेके राइट बॉर्डर तक का पूरा रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, टीडीएनए रीजन बोलते हैं। और जब ये पूरा का पूरा रीजन प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र होता है तब ये क्या करता है, प्लांट में ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है। ओके, देखिए इस पूरे रीजन में क्या क्या चीज़ें हैं, ऑक्सीजन को सिंथेसाइज करने के लिए एक जीन है जो कि ऑक्सीजन का सिंथेसिस करेगा, साइटोकाइनिन के सिंथेसिस के लिए भी जीन है। ओके, और इसके अलावा ओपीन के सिंथेसिस के लिए भी एक रीज़न है जो ओपीन सिंथेसिस करेगा।
और ये पूरा रीजन जब क्या करेगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा बैक्टीरिया के अंदर, तो उनको वो डिजीज़ कॉज करेगा। ऑक्सीन और साइटोकाइनिन की सिंथेसिस के लिए क्यों जीन है, क्योंकि जब ये पूरा रीजन, ये जो पूरा बॉर्डर है लेफ़्ट टू राइट बॉर्डर, ये प्लांट के अंदर जाएगा, तो ऑक्सीन और साइटोकाइनिन जब दोनों के दोनों इक्वल अमाउंट में सिंथेसाइज होंगे प्लांट के अंदर, ठीक है, ऑक्सीन अपॉन साइटोकाइनिन जब क्या होंगे, इनका सिंथेसिस बराबर होगा और इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू 1 होगा, तब आपके प्लांट के अंदर क्या बनेगा, ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तब प्लांट के अंदर क्या होगा, ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर इनका रेशियो घटता है या बढ़ता है तो एक कंडीशन में शूट का फॉर्मेशन होता है, दूसरे कंडीशन में रूट का फॉर्मेशन होता है। तो उसके बारे में स्टेम का फॉर्मेशन होता है और रूट का फॉर्मेशन होता है, तो उसके बारे में हम कभी और डिस्कशन करेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी में उसका डिस्कशन है। लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि ऑक्सीन और साइटोकाइनिन की बराबर बराबर मात्रा सिक्रीट की जाती है, जिसकी वजह से ये ट्यूमर जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर। ओके, तो ये पूरा बॉर्डर ट्रांसफ़र होगा, पूरा टीडीएनए का रीजन ट्रांसफ़र होगा, जाके प्लांट के जीन के साथ इंटीग्रेट होगा, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का सिंथेसिस होगा, तो प्लांट में क्या होगा, बराबर मात्रा में सिंथेसिस होगा, तो प्लांट में आपको ट्यूमर्स देखने को मिल जाएंगे। ओके, इसके अलावा और कौन कौन से रीज़न हैं टीआई प्लाज्मिड के अंदर, और जो रीज़न है वो है ओपीन कैटाबोलिज्म का रीज़न। ओपीन को कैटाबोलाइज करने का, मतलब ओपीन को ब्रेक डाउन करने के लिए एक रीज़न है। ठीक है, यहाँ से जो जीन बनेगा या जो एंजाइम फॉर्म होगा वो क्या करेगा, प्लांट्स के द्वारा जो ओपिन सिंथेसाइज हो रहा है उसको कैटेबोलाइज करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा। इसके अलावा ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी है और एक वायरुलेंस रीजन भी है। ठीक है, जो कि इन्फेक्शन करेगा प्लांट के अंदर। फाइन, तो ये बातें हैं कुछ टीआई प्लाज्मिड के लिए। बस आपको इसके टीडीएनए रीजन को याद रखने की ज़रूरत है, और ये याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो टीडीएनए रीजन प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र होता है आपके एग्रोबैक्टीरियम टमीफेशियंस के द्वारा, तो प्लांट में क्या करता है, क्राउन गॉल नाम का एक डिजीज़ क्रिएट करता है। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारी वेक्टर्स की। वेक्टर्स जो थे हमारे डिफरेंट वो सब हमने डिस्कस कर लिए। कौन कौन सा वेक्टर डिस्कस किया है हमने, प्लाज्मिड के बारे में डिस्कशन किया है हमने। ठीक है, इसके अलावा हमने PBr 322 के बारे में डिस्कस किया है, आप लास्ट वीडियो में चेक कर लीजिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा हमने डिस्कस किया है अबाउट पग 19 के बारे में डिस्कस किया है। इसके बाद हमने डिस्कस किया है बैक्टीरियोफेज के बारे में, एज वेल एज आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है टीआई प्लाज्मिड के बारे में। ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, जो कि आपके एग्रोबैक्टीरियम टमीफेशियंस के अंदर प्रेजेंट है। मैं लिख देती हूँ, PBr 322 हो गया ना। इसके बाद पग 19 के बारे में हमने डिस्कस किया है। इसके बाद हमने डिस्कस किया है बैक्टीरियोफाज के बारे में। ओके, बैक्टीरियोफाज के बारे में, ये भी आपका एक वेक्टर की तरह वर्क करता है। और लास्टली हमने टीआई प्लाज्मिड के बारे में डिस्कस किया, जो कि आपको कहाँ से देखने को मिलता है, जो कि मिलता है आपके एग्रोबैक्टीरियम टमीफेशियन के अंदर। तो दीज ऑल आर द वैरायटीज़ ऑफ वेक्टर्स जो कि हमने पढ़े हैं। सारे वेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको सबके नाम और सब में जो स्पेशल बातें हैं वो सब याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ओके, कि वो किसके लिए क्या क्या सिंथेसाइज करते हैं, किसके लिए रेजिस्टिव हैं, ये सारी बातें यू नीड टू रिमेंबर। चलिए मूव करते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लोनिंग वेक्टर। तो अगर हम क्लोनिंग वेक्टर की बात करते हैं बेटा, तो अभी तक तो हम वेक्टर की ही बात कर रहे थे, और उन वेक्टर का इस्तेमाल हम किस लिए कर रहे हैं, उन वेक्टर्स का इस्तेमाल हम कर रहे हैं क्लोनिंग करने के लिए। किसकी क्लोनिंग करनी है, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको हम डिज़ायरेबल जीन भी बोलते हैं। ओके, जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ नोन एज द डिज़ायरेबल डीएनए हमारा, उसी की हमें बहुत सारी कॉपीज़ बनानी है, ताकि जब हम उसकी कॉपीज़ बना लें तो उससे जो भी प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं, या उस कॉपीज़ से अगर हम एंजाइम क्रिएट करना चाहते हैं, तो एंजाइम का इस्तेमाल क्रिएशन करके हम उन एंजाइम्स को या फिर उन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो क्लोनिंग वेक्टर जो हैं वो क्या करते हैं, किस चीज़ का क्लोनिंग करते हैं, हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट का क्लोनिंग करते हैं वेक्टर की मदद से। ओके, देखिए वेक्टर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं किस चीज़ के लिए, फॉर प्रिपेयरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। वेक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए के प्रेपरेशन के लिए। ठीक है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, जब हम अपना चॉइस का या डिज़ायरेबल जीन को जब हम क्लोनिंग वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, तो उसको ही हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है
जब एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हो जाता है तो फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं अपने पर्पस के लिए। तो उसके लिए ये जो आपका क्लोनिंग वेक्टर है उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपके क्लोनिंग वेक्टर के अंदर होनी चाहिए। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? द फीचर्स रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इन अ वेक्टर। अगर आप किसी वेक्टर के अंदर क्या करना चाहते हैं, क्लोनिंग करना चाहते हैं, वेक्टर के द्वारा क्लोनिंग करना चाहते हैं, तो आपको वेक्टर के अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए? आपके वेक्टर के अंदर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, आपके वेक्टर के पास सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, आपके वेक्टर के पास क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, एज वेल एज वेक्टर जो होगा फॉर क्लोनिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल्स वो अलग होते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से होते हैं। ठीक है, इसके पहले आप ज़रा एक बार रिवाइज करें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं। चलिए मैं आपको एक स्लाइड के थ्रू रिवीजन कराती हूँ कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसका प्रिपरेशन कैसे होता है। ऑल्दो ये बातें हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आप अगर एक बार रिवीजन कर लेंगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। देखिए ये जो है ये क्या है, ये हमारा फॉरेन डीएनए है विच इज़ द डिज़ायरेबल पीस ऑफ डीएनए। ठीक है, ये हमारा वेक्टर है। जो सारे वेक्टर्स हमने पढ़े हैं अभी कौन कौन से, आप प्लाज्मिड ले लीजिए, आप PUC19 ले लीजिए, PBR322 ले लीजिए, बैक्टीरियोफेज एज अ वेक्टर ले सकते हैं, या हमने जो TI प्लाज्मिड पढ़ा वो भी एज अ वेक्टर आप ले सकते हैं, कोई भी वेक्टर ले लीजिए। ठीक है, तो हमने फॉरेन डीएनए लिया है और वेक्टर लिया है। ठीक, इन दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया है। कट करने के बाद हमने देखिए हमारे रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स मिल गए। ओके, ये भी आपका वेक्टर और जो फॉरेन डीएनए था दोनों कट हो गया। फिर हम अपने डिज़ायरेबल पीस ऑफ डीएनए को क्या करेंगे, इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। देखिए इस वाले रीजन में हमने क्या किया है, अपने डिज़ायरेबल पीस ऑफ डीएनए को इंसर्ट कर दिया है। किसका इस्तेमाल करके, लाइगेज का इस्तेमाल करके इसको इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है, चिपका दिया है। ठीक है, और जो ये बना आपका डिज़ायरेबल डीएनए और प्लाज्मिड का कॉम्बिनेशन, उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। फिर इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया था ई कोलाई के अंदर। फिर ई कोलाई के सेल्स जैसे जैसे डिवाइड हो रहे थे वैसे वैसे क्या हो रहा था, आपका इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का बहुत सारा कॉपी बनता जा रहा था। तो यही तो हुआ ना क्लोनिंग, कि हमने जो रिकॉम्बिनेंट बनाया उसकी बहुत सारी कॉपी बना रहे हैं, क्लोनिंग कर रहे हैं। तो अगर इस वेक्टर की मदद से आप क्लोनिंग कर रहे हैं तो इस वेक्टर में फीचर्स क्या क्या होने चाहिए, उसी की बात हम अब करने जा रहे हैं कि वेक्टर्स में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए अगर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके लिए, क्लोनिंग के लिए। तो ठीक है, ओके, चलिए देखिए क्या क्या फीचर है। पहला फीचर क्या था, पहला फीचर ये था कि आपके वेक्टर के अंदर क्या होना चाहिए, आपके वेक्टर के अंदर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है और ये क्यों होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। देखिए ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में ऑफ कोर्स आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा होगा ऑलरेडी, लेकिन चलिए एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ मैं आपको क्या है। अगर हम ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की बात करें तो ये वो सीक्वेंस होता है हमारे डीएनए में जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, लेट्स से दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, और इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में अगर हम इस रीजन में से क्या करना चाहते हैं, अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट कराना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे जो रेप्लिकेटिंग एंजाइम है वो इधर आएगा, लगेगा और यहाँ पे इन दोनों फ्रैगमेंट्स को अलग करेगा और फिर आगे की तरफ फ्रैगमेंट्स को अलग करता जाएगा और रेप्लिकेशन होता जाएगा। तो इसी साइट को हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं, जहाँ से रेप्लिकेशन क्या होता है, शुरू होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, any piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host। अगर हम क्या करें, किसी भी डीएनए पीस को, लेट्स से कोई भी हमारा डिजायरेबल डीएनए पीस है, अगर हम उसको क्या करते हैं, इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास लिंक कर देते हैं, डीएनए में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास अगर हम लिंक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे डीएनए जैसे जैसे रेप्लिकेट करेंगे वैसे वैसे वो जो हमारा डिज़ायरेबल डीएनए पीस है वो भी क्या करेगा, वो भी रेप्लिकेट करेगा। समझ आ रही है बात आपको, कि उसका भी जो है डीएनए का कॉपी जो है वो प्रिपेयर होता जाएगा। ठीक है, दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए। ये जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ये और किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमें
हमने जो डीएनए लिंक किया है, जो हमारा डिज़ायरेबल डीएनए है, उसकी आप कितनी कॉपी बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उसकी जितनी भी कॉपीज़ बनाना चाहें आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बहुत सारी कॉपीज़ चाहिए आर टू बी रिकवर्ड, तो वेक्टर को क्या होना चाहिए, वेक्टर हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि क्या कर सके, हाई कॉपी नंबर का फॉर्मेशन कर सके। ओके, देखिए यहाँ आपको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दिखाया गया है, ये आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम्स लगे हैं, इन्होंने क्या किया है, आपके डीएनए स्ट्रैंड को खोला हुआ है। एसएसबी बाइंडिंग प्रोटीन आपके सिंगल डीएनए स्ट्रैंड पे लगे हैं ताकि आपके स्ट्रैंड वापस से ना चिपक जाए, ठीक है। और यहाँ प्राइमेज एंजाइम आया है, उसने आरएनए प्राइमर्स लगाए हैं और फिर क्या हुआ है, इन स्ट्रैंड पे डीएनए सिंथेसिस होना शुरू हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहीं से ना, इसी साइड से डीएनए सिंथेसिस शुरू हो रहा है। इस साइड को हम क्या बोलेंगे, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलेंगे, ठीक है। अंडरस्टूड, क्या है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ देख लीजिए, ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक। दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ये बन गया आपका ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और फिर इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे ये देखिए आपके डीएनए के स्ट्रैंड क्या हो रहे हैं, सिंथेसाइज हो रहे हैं। तो ये वही तो रीज़न है ना डीएनए का, जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ओके, तो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपके वेक्टर में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे किधर, और अगर आप जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें इंसर्ट नहीं करेंगे तो फिर उसका रेप्लिकेशन कैसे होगा, अगर रेप्लिकेशन नहीं होगा तो उसकी कॉपी कैसे बनेगी, ठीक है। ओके, तो इसके लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट ये था कि हमारे डीएनए के अंदर, सॉरी हमारे वेक्टर के अंदर क्या होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, सिलेक्टेबल मार्कर का इस्तेमाल हम करते हैं किस चीज़ के लिए, ये देखने के लिए कि जब हमने अपना रिकॉम्बिनेंट बना लिया है, आरडीएनए जब हमने अपना प्रिपेयर कर लिया है, तो उस आरडीएनए को हम ट्रांसफ़र करते हैं होस्ट के अंदर, ठीक है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहूँ तो देखिए, दिखाती हूँ मैं आपको डायग्राम के थ्रू। वेयर इज़ द डायग्राम, वेट गाइस, ओके, देखिए ये वाला डायग्राम अभी हमने देखा था ना, तो यहाँ क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था, फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या कर रहे थे, ट्रांसफॉर्म कर रहे थे ना सेल के अंदर। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल के अंदर ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो इसको पता लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी को पता लगाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं सेलेक्टेबल मार्कर का। इसीलिए हमने क्या बोला है कि हमारे वेक्टर के अंदर सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, ये पता लगा पाएंगे कि हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ये हुआ भी है या नहीं। तो देखिए आपका सेलेक्टेबल मार्कर कैसे मदद करेगा ये पता लगाने में कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए जो है आपको सेलेक्टेबल मार्कर होता क्या है, जैसे हमने बहुत सारे प्लाज्मिड्स पढ़े हैं, उसमें आपने देखा उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रीजन था, उसके अंदर वायरुलेंस रीजन था, उसके अंदर जो है क्या बोलते हैं, किसी चीज़ को कैटाबोलाइज करने वाला रीज़न था। तो ये सारे जो रीजंस होते हैं ना, यही आपके इस चीज़ को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं। कैसे करते हैं, देखिए सेलेक्टेबल मार्कर जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़फुल है, इट इज़ यूज़फुल फॉर डिटेक्टिंग कि सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ भी है या नहीं, ठीक है। जैसे लेट्स से हमने एक प्लाज्मिड के अंदर पढ़ा था कि आपका वो प्लाज्मिड क्या था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था। क्या मतलब है इसका, कि अगर वो प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होगा और उस बैक्टीरिया को अगर आप एंटीबायोटिक मीडियम में रख देते हैं तो वो बैक्टीरिया क्या करेगा, ग्रो करेगा, उसको ग्रो करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसी मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अपने डिज़ायरेबल पीस ऑफ डीएनए को इंसर्ट कर दिया वेक्टर के अंदर, और फिर उस वेक्टर को जो हमारा वेक्टर था, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया था, उसको फिर हमने ट्रांसफॉर्म किया किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर, लेट्स से, ठीक है। और ई कोलाई को क्या किया, ग्रो करने दिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मीडियम में। तो अगर आपका ई कोलाई के अंदर क्या होगा, एक सेलेक्टेबल मार्कर रीजन होगा, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगा, तो वो क्या करेगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टिंग मीडियम में ग्रो कर जाएगा। ओके, जब ग्रो करेगा तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जीन ट्रांसफ़र हो गया है, तभी तो वो क्या हो रहा है, ग्रो करके आगे की साइकिल में आ रहा है। और जो ग्रो नहीं करेंगे उसमें जीन ट्रांसफर नहीं हुआ है। ओके, तो ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है ये किसकी तरह वर्क करता है, सिलेक्टेबल मार्कर की तरह वर्क करता है, ठीक है।
फाइन। जैसे देखिए, जब हम क्या करते हैं, जब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, जैसे हमने वहाँ देखा था रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बना लिया था, उस रिकॉम्बिनेंट को हमने क्या किया, ट्रांसफ़र किया ई कोलाई के अंदर, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, यह हो गया आपका एक ट्रांसफॉर्म सेल और यह हो गया आपका नॉन ट्रांसफॉर्म सेल। तो नॉन ट्रांसफॉर्म सेल में देखिए आपका प्लाज्मिड है क्या, नहीं प्रेजेंट है ना। जब इसके अंदर प्लाज्मिड नहीं प्रेजेंट है तो अगर हम इसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मीडियम में रखेंगे तो क्या ये ग्रो करेगा? ऑफ कोर्स नहीं ग्रो करेगा। ये क्या हो जाएगा, ये बैक्टीरिया डाई हो जाएगी। और ये वाली बैक्टीरिया, इसके अंदर प्लाज्मिड है, हमारा डिजायरेबल पीस ऑफ जीन भी है, और चूंकि प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैपेसिटी है तो एंटीबायोटिक वाले मीडियम में आप रखेंगे तो ये ग्रो भी करेगा। तो इससे क्या पता चलेगा कि हमारा सेल ट्रांसफ़र हो चुका है, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो था वो सक्सेसफुली फॉर्म हो चुका है, ठीक है ना। ओके, समझ आ रही है बातें? फाइन। इसके अलावा देखिए, प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड के अंदर हैव बोथ एडेड जीन एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। प्लाज्मिड के अंदर क्या होता है, हम कोई जीन अगर अलग से एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें तो कर भी सकते हैं, और उसके अलावा क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन तो उसमें नेचुरल सेलेक्टेबल मार्कर की तरह होते ही हैं, ठीक है। समझ आ रही है बातें? चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। हमारे प्लाज्मिड के अंदर हमारा जो वेक्टर है उसके अंदर जो तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है, उसको एक वेक्टर होने के लिए वो क्या है, वो है कि उसके अंदर क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, ठीक है। क्लोनिंग साइट, मल्टीपल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, या मल्टीपल नहीं तो एक आधा तो क्लोनिंग साइट होनी ही चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, अपने डिजायरेबल डीएनए के बहुत सारे पीसेस जो हैं वो फॉर्म कर सकें। देखिए क्लोनिंग साइट क्या होता है, ये वो साइट होता है हमारे प्लाज्मिड के अंदर वेयर डीएनए को हम क्या करते हैं, क्लोन करते हैं, ठीक है। डीएनए टू बी क्लोन्ड इज इंसर्टेड इन द वेक्टर। ये वो जगह होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, जिस डीएनए की हमें कॉपी बनानी है उस डीएनए को हम इंसर्ट करते हैं, उसी जगह को हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग साइट बोलते हैं, ठीक है। जैसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से तो रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। ये आपका जो है ड्रग रेजिस्टेंस जीन, ये क्या हो गया, ये सारे के सारे आपके सेलेक्टेबल मार्कर हो गए। और यहाँ देखिए दिस इज द मल्टीपल क्लोनिंग साइट। ये कौन सा रीजन है, जहाँ पे आप अपने डीएनए पीस को इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है। जो अपना आपका डिजायरेबल डीएनए पीस है उसको आप कहाँ इंसर्ट करेंगे, इस मल्टीपल क्लोनिंग साइट वाले रीजन में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ये जो क्लोनिंग साइट है, दिस इज यूजुअली अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट प्रेजेंट इन एनी ऑफ द सिलेक्टेबल मार्कर। ये कैसा रीजन होता है, ये ऐसा रीजन होता है आपके वेक्टर के अंदर जिसमें आप क्या करते हैं, जिसमें आप कटिंग किसकी मदद से कर सकेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कर सकेंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए जो साइट है वो भी आपको कहाँ मिलेगा, इस क्लोनिंग साइट के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से आप क्लोनिंग साइट के अंदर कट करेंगे और वहाँ पे अपना डिजायरेबल पीस ऑफ डीएनए इंसर्ट कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, BAM-H1 restriction enzyme site is the cloning site for selectable marker tetracycline, ठीक है। BAM-H1 जो है, ओके, दिस इज द PBR 322। इसका ये जो BAM-H1 साइट है ये क्या है, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट है, ठीक है। किसके लिए, आपके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट है। तो यहाँ पे कटिंग भी होगी और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी है। तो यही साइट किसकी तरह वर्क कर रहा है, आपकी क्लोनिंग साइट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। देखिए जो वेक्टर हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंसर्शन ऑफ वेक्टर इन टारगेट सेल इज कॉल्ड, जब हम इंसर्शन करते हैं किसका, अपने डिजायरेबल पीस ऑफ डीएनए का, तो अलग अलग सेल्स के अंदर जब हम इंसर्ट करते हैं तो उसका अलग अलग नाम है। जैसे जब हम अपने टारगेट सेल के अंदर वेक्टर का इंसर्शन करेंगे किसके थ्रू, बैक्टीरियल सेल में जब हम अपने वेक्टर्स को इंसर्ट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। जब यूकैरियोटिक सेल में आप वेक्टर को इंसर्ट करेंगे तो उसको आप ट्रांसफेक्शन बोलेंगे, और जब वायरसेस में इंसर्ट करेंगे तो ट्रांसडक्शन बोलेंगे। या आप सिंपली बोलिए कि अलग अलग सेल्स के अंदर जो वेक्टर का हम इंसर्शन कर रहे हैं वो अलग अलग मेथड से कर रहे हैं। जैसे बैक्टीरियल सेल में इंसर्शन ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू कर रहे हैं,
यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसफेक्शन के थ्रू कर रहे हैं और वायरसेस में ट्रांसडक्शन के थ्रू कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये सारे प्रोसेसेस क्या हैं, तो दिस ऑल आर द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन मेथड या फिर वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इसके बारे में डिटेल में आपको किसी समय बता दूंगी, ठीक है। ओके, अभी के लिए आप सिर्फ मेथड्स के नाम देखिए कि किस किस मेथड से आप कौन कौन से सेल में वेक्टर को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, चलिए अब हम बैक्टीरिया में, वायरस में किस तरीके से जीन क्लोनिंग करते हैं यहाँ से हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। कल हम बातें करेंगे इसके बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप कि अभी तक आपको मैंने जो आपको सारी चीज़ें बताई हैं वो सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। हमने आज क्या क्या पढ़ा है, हमने आज एक वेक्टर के बारे में पढ़ा है जिसका नाम है टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। इसके अलावा हमने वो सारी बातें पढ़ी हैं कि वेक्टर के अंदर क्या क्या फीचर होने चाहिए। कौन कौन से फीचर है, पहला फीचर है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, दूसरा फीचर है सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए और तीसरा फीचर है उसके अंदर क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, ठीक है। ओके, बस यही सारी बातें हैं बेटा। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। और इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम कल की क्लास में डिस्कस करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।